नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के साथ की कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए आवश्यक। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय वार्ता। बातचीत आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने पर ही केंद्रित। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का किया आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अमेरिका। फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर पीएम का गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया भव्य तरीके से स्वागत। जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चल रहा चुनाव प्रचार। अमित शाह ने की मेंढर और सूरनकोट में जनसभा। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बताया सूबे की बेहाली का जिम्मेदार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जम्मू में बीजेपी पर किया पलटवार। रोचक हुआ हरियाणा का रण। कांग्रेस से नाराज कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बीजेपी नेता मनोहर लाल ने कहा, कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, अब शैलजा के अगले कदम पर टिकी हैं नजरें। आतिशी ने संभाली दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की कमान। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई शपथ। आतिशी के साथ कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन के अलावा नए चेहरे मुकेश कुमार अहलावत भी कैबिनेट में शामिल। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म। वोटों की गिनती जारी। कल आने वाले नतीजों पर भारत समेत विश्व की नजर। रानिल विक्रमसिंघे, सनिथ प्रेमदासा, अनुराग कुमारा दिनासांके और नवल राजपक्षे चुनावी मैदान में। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा के दौरान डेलावेयर के वेलिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। क्वाड 4 प्रमुख देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सदस्य देश के तौर पर शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि क्वाड की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए जरूरी है। समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने खुले, मुक्त, समावेशी और हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्वाड की साझा प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य, सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में मिलकर कई सकारात्मक और समावेशी पहल की है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है,
Quad is here to stay, to assist, to partner and to complement. क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि दोस्तों के बीच यहाँ होना बहुत ही सुखद है। प्रधानमंत्री मोदी अगले साल हमारी मेजबानी करेंगे और वे भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year and I look forward to that as well. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडो पैसिफिक के लिए एक वास्तविक सकारात्मक प्रभाव देने के लिए पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रीय भागीदारों को नई समुद्री तकनीकें प्रदान करने में से वे जलीय क्षेत्र में होने वाले गतिविधियों को जान सकेंगे। We're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन के आवास ग्रीनविले पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विल्मिंगटन, डेलावेयर में द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा केंद्रित करने पर रही। नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी दौरे को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी की यात्रा को यादगार करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में जो बाइडेन ने लिखा, वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच का संबंध पिछले समय की तुलना में सबसे मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील मोड़ पर है। जब भी हम दोनों की मुलाकात होती है तब हमारे बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सकारात्मक बातचीत होती है। आज भी वैसा ही दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलकर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन का उनके निवास ग्रीनविले, डेलावेयर पर मेजबानी के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारी बातचीत बेहद सार्थक रही। बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर फिलाडेल्फिया पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी अनेक उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े पोस्टर भी लेकर तमाम लोग आए हुए थे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने उनके नाम के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया में जब होटल पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीयों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कुछ इस तरह से स्वागत हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फिलाडेल्फिया में जब वो यहाँ पहुंचे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि यूएस के अंदर 4.5 मिलियन की जो आबादी है वो यहाँ रहती है, जो भारतीय समुदाय है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दिवाली और नवरात्रि पहले ही आ गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन के साथ ही इस बार यूएस के अंदर। हम जानते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे, आप काफी ज्यादा खुश है। क्या दिवाली और नवरात्रि जल्दी आ गई यूएस में इस बार? अच्छा, अगर गुजराती क्राउड हमारे साथ है, एक गुजराती गाना तो बनता है आज का। गुजराती के गरबे हम लोग नवरात्रि में सुनते हैं, लेकिन यूएस वालों के लिए नवरात्रि इस बार जल्दी आ गई। लेकिन एक बार बताइए, पीएम की कौन सी बात आप लोग को अच्छी लगती है? क्या प्राउड कराता है आपको? स्वच्छ भारत, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट किया है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स रियली हेल्दी फॉर द इंडिया पीपल टू। पीएम की कौन सी बात अच्छी लगती है? क्यों प्राउड महसूस होता है? कैसी कौन सी बात है आपको? राम मंदिर। We were waiting for so long. He has done for India and US. That's the best thing that he has done. He is amazing. He has done so much. Super proud of it. तो जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही बेहद खास अंदाज में स्वागत किया गया और यूएस वासियों के लिए दिवाली, नवरात्रि और त्योहारी मौसम इस बार जल्दी आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर यूएस के यात्रा पर है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, फिलाडेल्फिया। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को न्यूयॉर्क शहर में मोदी एंड यूएस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनसे बातचीत करना हमेशा खुशी देता है। रविवार 22 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9:30 बजे मैं न्यूयॉर्क शहर में मोदी एंड यूएस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। आइए उन गहरे संबंधों का जश्न मनाएं जो हमारे देशों को जोड़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के थना मंडी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि भाजपा यहां के पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको नौकरी में आरक्षण मिला है, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। आप तो संतुष्ट हो कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास 1 की। अरे क्लास 1 सी नौकरी से कुछ नहीं होता। इतने सालों से अन्याय हुआ है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं अमेरिका से, और ये अमेरिका से तस्वीरें क्वाड शिखर सम्मेलन के समय। इस वक्त कैंसर मून शॉट कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत होने जा रही है। आइए सीधे उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। Good evening, everyone. Prime Minister Albanese, Prime Minister Modi, and Prime Minister Kishida, and Governor John Carney, Senator Chris Coons, and Representative Lisa Blunt-Rochester. All the scientists and doctors and advocates here tonight, what a fitting way to end the Quad Summit by launching another historic endeavor. When I was Vice President, Jill and I launched here in the States what we call the Cancer Moonshot. We committed to end cancer as we know it
and reach 50% cure for cancers in a time frame that we announced. We had lost our son to glioblastoma in 2015, Bo, a graduate of this great institution. And like many mothers and fathers, quite frankly, we were ready to give up. But I wasn't going to run again. My son, Bo, knowing he was going to die shortly, pulled me aside, not a joke. I wrote about it, made me promise that I wouldn't walk away, that I'd stay involved, because he knew the impact if we stayed and made the case. I remember him saying to me, Dad, this is God's truth, Dad, I'm not afraid. I'm going to be okay. He knew he was about to die. But he said, you got to promise me you'll stay involved, because he knew the way he had talked about it, that it would give people hope, that those of us and many of you experienced it. I bet if I ask you to raise your hand, including the press, if anybody has lost a family member or has been diagnosed with cancer, it's the vast majority of you. And it seems to me there's nothing that families and or the person suffering from cancer needs more than hope. Hope. Hope that science will outrace the disease. After Bo died, I literally visited every major cancer research facility in the world, 7 of them around the world. I wanted to see what was possible, and I did. And by the way, I didn't do it alone. I want to thank Danielle Carnival, who's here. Where are you, Danielle? I want people to see you. Who is an effort, Doc, and worked on putting this together for me. During those trips, I got to see the incredible dedication that scientists, doctors, and nurses. And by the way, having spent a lot of time, like many of you have, in hospitals, doctors let you live. Nurses make you want to live. They give you hope. Oh, you male and female, you think I'm kidding. They had hope. And they're making significant progress, all of you, those of you scientists out here. And it's not just because it's personal, but because it's possible. When I became president, we reignited our cancer moonshot with an ambitious goal. Cut the cancer rate by at least 50% over the next 25 years, or even cure many cancers. Throughout this effort, what amazed me was that leaders around the world asked about the cancer moonshot. Its mission that brings us, that's the mission that brings us together tonight. And one that brings the best of us. That's why we're here today. I'm proud to announce that the Quad Cancer Moonshot is what we're talking about. Our goal is to team up and cancer around the world, and starting with cervical cancer. I know it may sound unrealistic, but it's not. Cervical cancer is one of the most preventable cancers in the world. In fact, we have prevention and screening tools and treatments to make the first cancer ever be eliminated. Yet it's still one of the most deadly cancers across the world. Every year, 150,000 women die from cervical cancer in the Indo-Pacific. Every year. That's more than double the population of this city. We can't and will not let that continue. The 4 of us are proud democracies. We're coming together to deliver a better hope, more hope for our people. In practice, the Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations, more investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. And it matters. Folks, let me close with this. During my first year as president, I received a letter from a mother from Tennessee. She'd been recently diagnosed with cervical cancer. She said she experienced every emotion, from denial to anger to fear to grief. Jill and I remember those feelings as well.
But when she asked herself, what am I going to do? Am I going to give up? Am I going to fight? She answered, I choose to fight. We've got to choose to fight. Choose to fight as a society. Ladies and gentlemen, today America, Australia, India, and Japan choose to fight. For every patient asking for one more day, one more week, one more year. Every survivor and caregiver who carries the scars of recovery. And every person who's lost and every person we can save. Because there's truly nothing beyond our capacity when we act together. Not even beating cancer. And that's what this group is about today. So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, slow population, but he's become a good and decent man and a good friend. Thank you. Excellencies, के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach.
धन्यवाद। Distinguished guests, the Prime Minister of Japan. Biden, Prime Minister Albanese, Prime Minister Modi, dear participants, it is my pleasure to attend the Quad Cancer Moonshot on the sidelines of the summit. Joe has worked passionately on measures against cancers over many years. I wish to express my heartfelt congratulations to you, Joe, on the fruition of your dedication in the form of the Quad Cooperation, and I express my esteem for Joe's leadership. The Quad demonstrated strong solidarity in the response to the COVID-19 pandemic. In the post-COVID era today, the response to health-related challenges that have receded due to the pandemic is even more important. Efforts to deal with regional health and security, including corporation cancers, is indeed a timely initiative. Regarding our support for measures against cancers in the Indo-Pacific region, Japan has offered support such as the deployment of equipment and technical cooperation, or support through international organizations and initiatives. We are also collaborating with research institutions working on cancers in the United States, Australia, and India. Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. Thank you for your kind attention. Distinguished guests, the Prime Minister of Australia. Thank you very much. I'm delighted to be here today alongside my good friends, President Biden, Prime Minister Modi, and Prime Minister Kishida. The unifying principle of the Quad is that we can achieve more together than on our own. Our work on health is a powerful example of that. At the very first Quad Leaders Summit chaired by President Biden, the Quad agreed to work together to improve access to COVID vaccines. As a direct result, more than 400 million vaccine doses made their way into communities in the Indo-Pacific. That changed lives and it saved lives. That's what the Quad Cancer Moonshot Initiative is all about as well. This program builds on one of President Biden's signature policy initiatives, not just in his term as president, but throughout his time in public life. It's a reflection of the ambition and empathy, the vision and compassion that has defined President Biden's leadership. It's about understanding people's pain but doing something to help. This is personal for the President and for Dr. Biden. It is personal for all of us because in our nations, as in every part of the world, cancer casts its shadow on the lives of our citizens and our loved ones. Australia is proud of the leading role that we've played preventing cervical cancer worldwide. The HPV vaccine was developed at the University of Queensland by Australian of the Year, Professor Ian Fraser. That vaccine, together with improvements in screening and treatment, means Australia is on track to be the first country in the world to eliminate cervical cancer. Yet beyond our shores, the story is very different.
1 in 4 global cervical cancer cases occur in the Indo-Pacific. And tragically, women in the Pacific die of the disease at up to 13 times the rate of women in Australia. These people are not numbers. They are our neighbours, members of our Pacific family, and we're stepping forward to help. Today I can announce that Australia is expanding our funding commitment to the Elimination Partnership in the Indo-Pacific for Cervical Cancer, known as EPIC. Alongside a generous contribution from the Minderoo Foundation, the expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. It's fitting that this cancer moonshot takes its name from a famous American achievement that inspired the world. A choice America made to mobilise its collective talent and go to the moon. Not because it was easy, but because it was hard. That's the spirit of this endeavour. All of us know that curing cancer, defeating it once and for all, will be hard, but not as hard as the lonely, exhausting, physical and emotional ordeal of diagnosis and treatment. And never as hard as losing the people we love, which everyone here, I'm sure, has been impacted by at one stage in their life. In 1969, 7 years after President Kennedy called on his fellow Americans to organise and measure the best of their abilities to meet an unprecedented challenge, the world watched as 2 Americans walked on the moon. The images of that defining moment in human history were carried to Tokyo and Osaka, New Delhi and Chennai, Wilmington and Washington DC by the Australian Radio Telescope in Parkes. Australians will always be proud of the part we played in sharing that triumph of science and human courage with the world. We're proud to stand with the United States, with India and with Japan in this shared effort to change lives for the better. Thank you. तो ये तस्वीरें आप सीधे अमेरिका से देख रहे थे, जहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान ही वहां पर क्वाड कैंसर मून शॉट कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस तरीके से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए क्वाड के माध्यम से भी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक खाका अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रखा है। और ये कोशिश है कि कैसे आपसी सहयोग के माध्यम से कैंसर के खिलाफ लड़ाई को साझा लड़ाई बनाया जाए। और एक तरीके से ये राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल है और ये 2016 में अमेरिका में जब वो उस वक्त उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी। और व्यक्तिगत तौर पर भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे 2015 में कैंसर की वजह से ज़िंदगी से जंग हार गए थे और एक तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। और इस वजह से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया अपने भाषण में और कहा कि ये पर्सनल मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़े तरीके से खो देने के बराबर है, लेकिन इस लड़ाई को हमको आगे जारी रखना है, इस उम्मीद में कि हमारा विज्ञान, हमारे वैज्ञानिक इस लड़ाई के खिलाफ महत्वपूर्ण तरीके से कदम उठाएंगे और हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे जो कि कैंसर के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन दिया और उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से तमाम कोशिशें स्वास्थ्य के मोर्चे पर की गई हैं ताकि हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सभी लोगों को उपलब्ध करा सकें। उसके लिए साझा प्रयास करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोविड महामारी के समय क्वाड के माध्यम से वैक्सीन पहल हुई थी। कोविड की जो वैक्सीन पहल थी उसके तहत भी भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया था और वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों को
वैक्सीन पहुंचाने की प्रयास भारत की तरफ से किया गया था। कोविड के समय की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत में सर्वाइकल कैंसर को लेकर लगातार तेज प्रयास किए जा रहे हैं और कैंसर की दवाओं को एक तरीके से सस्ता किया गया, अफोर्डेबल उसका इलाज करने की कोशिश की गई। और उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि कैंसर को कम करने के लिए प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग और उपचार, इन सब की उपलब्धता आम लोगों के लिए हो, इसमें भारत लगातार तेज गति से बेहतरी से काम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो भी भारत में चलाई जा रही है। इसके अलावा भारत में सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, उसके का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने खुद सर्वाइकल का जो कैंसर है उसके लिए वैक्सीन बनाई है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि हम AI के माध्यम से ट्रीटमेंट के तमाम नए प्रोटोकॉल्स को बना रहे हैं ताकि जो बेहतर इलाज है वो सभी के लिए उपलब्ध हो सके। इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारत हमेशा से इस विचार पे काम करता है कि वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा हो, बेहतर हो। इस सोच के आधार पे भारत लगातार काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के लिए $7.5 बिलियन की देने की घोषणा भी की है। और ये साफ तौर से भारत की ओर से इस पूरे कार्यक्रम को, जो कि कैंसर के खिलाफ एक लड़ाई है, उसके तहत भारत का योगदान होगा। $7.5 मिलियन का घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेडियोथेरेपी और अन्य जो सहयोग होता है इस पूरी बीमारी में लड़ाई के लिए, उसमें भी भारत सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने तमाम सहयोगों के मंच का जिक्र किया। उसके आधार पर 40 मिलियन वैक्सीन के योगदान का जिक्र भी भारत की ओर से किया गया आने वाले समय की ओर से। और उन्होंने कहा कि जब क्वाड काम करता है तो वो पूरी मानवता के लिए होता है, ना कि कुछ देशों के लिए होता है। इसका फायदा सभी को एक तरीके से होता है। तो ये बड़ी पहल क्वाड के शिखर सम्मेलन से इतर कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम की शुरुआत, जो कि राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी एक व्यक्तिगत पहल के बाद से एक तरीके से हो रहा है। और इस क्वाड के मंच से चारों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने का मौका, प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर संबोधन। उन्होंने साफ तौर से भारत की ओर से इस बात को जिक्र किया कि $7.5 मिलियन का सहयोग भारत तुरंत करने को तैयार है। और साथ ही साथ भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासतौर से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने को लेकर, सर्वाइकल कैंसर से लड़ने को लेकर जो भारत के अपने प्रयास हैं, जो भारत में काम चल रहा है, उस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने क्वाड के इस मंच पे साफ तौर से सामने किया। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरे से जुड़े और इन तमाम महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में जो तमाम घटनाएं हैं, जो तमाम उनका उद्बोधन है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। इस बीच में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए जम्मू पहुंचे और खड़गे ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी पर वो पलटवार करते हुए नजर आए। खड़गे ने यहां एक बार फिर से मैनिफेस्टो में किए गए अपने कांग्रेस के वायदों को दोहराया है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है। 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं। लोग अपने रोजमर्रा के मुद्दों का समाधान चाहते हैं, इसलिए वे न केवल यहां सार्वजनिक बैठकों में भाग ले रहे हैं, बल्कि 25 तारीख को मतदान करके वे अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे। लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि इस परेशानी का कोई इलाज हो। जो रोजमर्रा के इनके मसले हैं, चाहे बिजली को लेके, पानी को लेके, बच्चों के प्लेग्राउंड को लेके, यहाँ सड़क की बात को, इन सब चीजों का भी लोगों को एक हल चाहिए। और इसलिए वो यहाँ न सिर्फ जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 25 तारीख को जब वोट डालना होगा तो वोट भी अपना इस्तेमाल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। ये बात तो दुनिया के सामने आ चुकी है। तो क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं?
पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता मनोहर लाल इसका जवाब संकेतों में दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, सही समय आने पर आप सबको कुछ पता चल जाएगा। फिर अब ताज़ा बयान ये आया है कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, उन्हें रणनीति के ही रहने दें। आपको वो दोनों बयान सुनाते हैं। मनोहर लाल जी में बड़ा धमाका करने जा रहे हैं आप। देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में। कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। सब मैंने बता दी है, एक एक करके उल्लेख किया है और जनता को बताने की जरूरत है। आखिर कुमारी शैलजा को लेकर अटकलों का दौर क्यों चल रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक आकांक्षा। हरियाणा की सियासत में अपना रसूख और बढ़ाने के इरादे से कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। वे इच्छा उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर दी थी, जिसके बाद हुड्डा खेमे की बेचैनी बढ़ गई। सभी जानते हैं कि हुड्डा और कुमारी शैलजा में 36 का आंकड़ा है और ये भी जानते हैं कि हुड्डा परिवार के आगे आलाकमान नतमस्तक है। वैसे कुमारी शैलजा अभी सिरसा से लोकसभा की सांसद है, लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया। इसके बाद से ही कुमारी शैलजा अपनी पार्टी से खिंची नजर आ रही हैं। इस नाजुक हालात में उन्हें पार्टी के भीतर अपमानजनक बयान का भी सामना करना पड़ा। अब हालात ये हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से बिल्कुल गायब हो गई हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के कथित अपमान पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाई, एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने झारखंड के चतरा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधते नजर आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन ने भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ खिलवाड़ किया है। झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था, बहनों भाइयों, वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की आज शपथ ली है। राजनिवास में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय, मुकेश अहलावत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत ने भी मंत्री के पद की शपथ ली है। आतिशी के मंत्रिमंडल में मुकेश अहलावत नया नाम है, बाकी 4 केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने के बाद आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई हैं। आतिशी से पहले दिल्ली में स्वर्गीय सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कथित शराब घोटाले के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन जमानत के दौरान केजरीवाल पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जैसे कि वह मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, केस से संबंधित गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर एक नया दांव चला है।
भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के समान है। राहुल गांधी जी की भाषा, कांग्रेस के नेताओं की भाषा और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भाषा, ये सुर सब इकट्ठे मिलते हैं। इनके इरादे एक जैसे दिखते हैं। जो भारत विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन पाते हैं, अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और विदेशों में जाकर भी भारत विरोधी ताकतों से मिलने का काम करते हैं। आज भारत के लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का विरोध और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से सुर मिलाना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोदी जी की विदेश यात्रा में जब बार बार जाकर भारत का नाम ऊंचा होता है, वो भारत के नाम को बदनाम करने के लिए विरोध कराने का काम भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करे। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल माई होम इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। फेस्टिवल में विभिन्न छात्र समूहों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार लगातार पूर्वोत्तर राज्यों की उन्नति और प्रगति के लिए प्रयासरत है, जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विशेष करके छोटे छोटे लोगों का सबका बात सुनता था, इसीलिए 10,000 से ज्यादा मिलिटेंसी में काम करने वाले लोग छोड़ के वापस हमारे मुख्य धारा में आए हैं। आज मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है। हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन जुड़ गए हैं, हाईवे बन गए, गांव गांव रास्ता बन गया, बिजली पानी सब पहुंच गए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का यह शुरुआती दौर उपलब्धियों भरा रहा है। सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसने किसान, महिला, युवा और अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है, जिसकी लोगों द्वारा तारीफ भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। इसमें हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा चिकित्सा क्षेत्र हो, हमारा सैन्य शक्ति हो, और जैसे कि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की ओर ध्यान दिया है, उनको उर्वरक वगैरह सारी चीज़ें मुहैया की जा रही है। हमारा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, जो कि न्यूनतम दरों पर औषधियाँ गरीबों को उपलब्ध करवाई जा रही है, और जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, उसके बाद में आपका आयुष्मान कार्ड है, जिसमें गरीबों को जो है मुफ्त इलाज की सुविधा जो प्रदान की गई है, वो एक अनूठी पहल है और ये हमारे देश के गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री जी जो कि 3.0 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आप जैसा प्रधानमंत्री विश्व में मिलना बहुत मुश्किल है। आपने ऐसी ऐसी योजनाएं अपने देश को दी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। हर योजना सफल योजना है जो कि आज पूरे देश में बहुत अच्छी चल रही है। आपने विकसित भारत को लेके भारत में जन कल्याण और जनमानस को किस कदर फायदा पहुंचा सकते हो, उनका उत्थान किस तरीके से हो, किस तरीके से उनका स्तर ऊंचा जाए और वो समाज में एक अच्छा अपने आप को बना सके, एक अच्छे स्टेप पे खड़े रह सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके और उनका जीवन स्तर और जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल पर आए, किस तरीके से उनको रोजगार मिले। तो इस बात को लेकर के माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर समाज में, हर वर्ग को, हर तबके को, हर जगह उन्होंने विकास की बात की है, जन कल्याण योजनाओं का ढेर लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है।
शुभंकर सरकार को तत्काल प्रभाव से बतौर अध्यक्ष कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पद सौंपने के साथ ही उन्हें केंद्रीय कांग्रेस समिति के सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पद से मुक्त कर प्रदेश समिति में एक बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन बरामदगी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खां को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अजहर खान की भी जमानत अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। बीते 2 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला 2022 का है, जब रामपुर के कोतवाली थाने में सफाई मशीन चोरी का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन बरामद की थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था। आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और सहयोगी अजहर खान पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए थे। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है। मुस्लिम समाज को लोग सरकार के इस कदम का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने बरेली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं उन्होंने केवल वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूँगा। उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फ की ज़मीनों पर कुंडली मारे बैठे हुए थे। दूसरे दलों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपा बसपा और कांग्रेस ने एक भ्रम फैला रखा था कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। 14 से लेकर के और अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मुस्लिम विरोधी हो, जिसको मुस्लिम विरोधी कहा जा सके। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिल पास होकर रहेगा और उसका लाभ मुस्लिम समाज को मिलकर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच आज सिरमौर जिले के सिलाई में हिंदू संगठन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने शिमला के संजौली में हुए पुलिस लाठीचार्ज पर कार्रवाई, प्रवासियों का वेरिफिकेशन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड जगह जगह सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, इसलिए इसे भंग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। वह मौजूदा एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की जगह लेंगे। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दिसंबर 1984 में कमीशन प्राप्त लड़ाकू पायलट एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। अपने करियर के दौरान एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और एक फ्रंट लाइन एयर बेस की कमान संभाली है। एक परीक्षण पायलट के रूप में उन्होंने मॉस्को में मिग-29 फाइटर अपग्रेडेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया और स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के परियोजना के निदेशक उड़ान परीक्षण भी रहे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीतने वाले मनीष नरवाल पेरिस पैरालंपिक में मिली उपलब्धि से खुश हैं। उनके मुताबिक पेरिस में चुनौती और दबाव दोनों था, लेकिन बेहतर तैयारी ने उन्हें इन दोनों से उबरने में ताकत प्रदान की। मनीष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मनीष नरवाल हैं, जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। तो आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इस अनुभव को किस तरह से देख रहे हैं। मनीष, लास्ट टाइम आपने 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता था, इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल में आपका सिल्वर आया है। तो टोक्यो और पेरिस के जो अनुभव मिला है उसको कैसे देखते हैं? सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पेरिस का, और इस बार मैंने सिल्वर जीता है। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरी जो 8 साल की मेहनत थी वो कामयाब हुई और मैं फाइनली देश के लिए मेडल जीत पाया।
जिस तरह से माहौल की अगर बात की जाए पैरालंपिक गेम्स को लेकर के, तो कितना बदलाव जो है वो अब आप देख रहे हैं? सर काफ़ी अच्छा बदलाव है। हमारे एथलीट पिछली बार से ज़्यादा मेडल लेके आ रहे हैं और सभी एथलीटों ने बहुत ही मेहनत करी है इंडिया को इस लेवल तक ले जाने के लिए। तो मैं सभी को मतलब धन्यवाद बोलता हूँ कि सभी एथलीट की वजह से जितने भी कोचेज़ हैं, स्टाफ हैं और जो NCOE है, हमारे जो टॉप्स हैं, जो स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो सभी एक कंबाइन होने के बाद में हम इतने मेडल जीत पाए हैं। किस तरह का माहौल था वहाँ पे बताइए, पेरिस में इन गेम्स को लेकर के किस तरह का माहौल था? और खेल गांव में आप लोग रुके थे तो वहाँ किस तरह की सुविधा थी? कुल मिलाकर के किस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पे मिला और साथ ही साथ वहाँ जाकर के किस तरह की सुविधाएँ मिली? सर हम गेम्स विलेज से अप्रोक्स 280 किलोमीटर्स दूर थे, तो हमारा जो शूटिंग इवेंट था वो शत्रु में था और वहाँ पे जो है गेम्स विलेज छोटी विलेज थी वो। और हालांकि स्पोर्ट थी, गवर्नमेंट की भी स्पोर्ट थी वहाँ पे, खाने पीने की और जो व्यवस्थाएं थी, फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हमारे एज ए शूटिंग प्लेयर ऐसे लग रहा था हमें जैसे वर्ल्ड कप हो रहा वहाँ पे। अच्छा, किसी तरह का कोई प्रेशर था इस बार? हाँ, प्रेशर तो होता ही है, एक जिम्मेवारी होती है मतलब मेडल जीतने की। पिछली बार गोल्ड लिया था तो काफ़ी प्रेशर होता है कि हाँ अब की बार भी हमें मेडल जीतना, देश के लिए मेडल लेके आना है। पर सारी चीज़ों को देखने के बाद एक्सपीरियंस था पुराना कि हाँ हमने टोक्यो में कैसे करा था, तो वो चीज़ें काम आई अब की बार और फाइनली मैं जीत पाया। हाँ, तो ये है मनीष नरवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी जो सफलता है उसको भी समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल आया है। तो अपनी उनके लिए ये कामयाबी जो है उनके लिए भी बड़ी है, साथ ही साथ देश के लिए भी काफ़ी मायने रखती है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस खबर के साथ समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।